जगह से दूसरी जगह जा रही है, we say that the actual path which is traveled by the body is distance and displacement is the shortest path. Final Shortest position. distance. Shortest path को हम कह देते हैं that is the displacement. So अगर मैं normal लेता हूँ, say we say that body moves from A to B, B to C and back to A. We can say that its displacement is 0 but it has traveled distance. So distance तो travel किया but इसकी displacement जो है that is coming out to be 0. इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो याद रखनी पड़ेंगी. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी नेवर डिक्रीजेस विद टाइम. कि अगर हम डिस्टेंस और टाइम की वेरिएशन देखेंगे तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी टाइम के साथ बढ़ता ही है या कांस्टेंट रह सकता है, कभी कम नहीं हो सकता. जैसे डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए डिवाइस कौन सी यूज होती है नॉर्मली डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए? आपके व्हीकल्स के स्पीडोमीटर के अंदर एक और मीटर लगा होता है, Odometer. ओडोमीटर. So odometer measures the distance traveled. उसकी रीडिंग यहाँ तो बढ़ सकती है या कांस्टेंट रह सकती है, कम तो नहीं हो सकती कि आज तक उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है अगर खड़ा है तो कल तक भी सेम ही होगा, चला तो कल वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा. So हम कहते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड यहाँ तो कांस्टेंट रह सकता है टाइम के साथ या बढ़ सकता है. डिस्टेंस ट्रैवल्ड नेवर डिक्रीजेस विद टाइम. डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए ऐसी कोई डिवाइस नहीं है. डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, कांस्टेंट भी रह सकती है. डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में इट कैन हैव एनी वैल्यू. डिस्टेंस इज नॉट अ यूनिक फंक्शन. यूनिक फंक्शन मतलब अगर आपने ए से बी तक जाना है तो डिस्टेंस की यूनिक वैल्यू नहीं होगी. आप किसी भी पाथ से जाओगे तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलग अलग आएगा. पर अगर मैं कोई भी दो पॉइंट्स लेता हूं ए से बी, डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक ही होगी बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट. सो वो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा दैट इज द डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट को हम लेते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो. डिस्टेंस इज हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा. डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. डिस्टेंस टाइम के साथ हमेशा बढ़ सकता है या कांस्टेंट रह सकता है. डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, कांस्टेंट भी रह सकती है. डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है. दोनों के यूनिट्स सेम है, मीटर इन एसआई, सेंटीमीटर इन सीजीएस. ये सब पढ़ा हुआ आपने 9th में भी पहले. सो यू कैन सिंपली राइट दीज पॉइंट्स एंड फिर हम स्पीड पे चलेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी पे, बिकॉज ये सब 9th की रिवीजन ही है. सो यू कैन राइट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. फर्स्ट इज डिस्टेंस की डेफिनेशन लिखो. डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड. Distance is the actual path traveled as the body moves. Distance is the actual path traveled as the body moves. From one point to another. As the body moves from one point to another. It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. As it has only magnitude and no direction. It is a scalar quantity as it has only magnitude and no direction. As it has only magnitude and no direction. As it has only magnitude and no direction. SI unit of. SI unit of. SI unit of. Distance is meters and CGS is centimeter. Distance traveled by the body
distance traveled by the body always, distance traveled by the body always increases with time or remain constant, increases with time or remain constant. If body is at rest or remains constant, bracket में लिख दो if body is at rest. And distance traveled can never decrease with time. 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 Also, as it is only magnitude, distance traveled by the body can never be negative. Distance traveled by the body can never be negative. Distance traveled by the body can never be negative. Next is displacement. 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 So you can write displacement of an object is displacement of an object is shortest path. Displacement of an object is shortest path between initial and final point of the body or it is vector joining or it is a vector joining initial point to the final point. Displacement can be displacement can be positive, negative. Displacement can be positive, negative, or displacement can be positive, negative, or zero. It can also increase as well as decrease with time. It can also increase as well as decrease with time. It can also increase as well as decrease with time. It can also increase as well as decrease with time.
पॉइंट्स में लिख लो, पॉइंट्स थोड़े से. Displacement between 2 points. Displacement between 2 points is a unique function. Displacement between 2 points is a unique function, and for a given initial and final point, it can have only one value. And for given initial and final point, it can have only one value. For given initial and final point, it can have only one value. It can have only one value. Next is speed and velocity. Speed and velocity. सर हाँ जी. सर ये टॉपिक डिलीट नहीं हो गया था जो नया सिलेबस आया था? पर इसके बिना आगे की फिजिक्स समझ नहीं आती ना. जो ऐसे टॉपिक हैं जो मतलब आगे हमें करने चाहिए, तो उनको नहीं छोड़ सकते ना हम. चाहे वो सिलेबस से काट भी दे रैंडमली कुछ भी, ओके सर. तो इसलिए हमें करने पड़ते हैं वो आर्टिकल्स. ओके सर. नेक्स्ट इज स्पीड एंड वेलोसिटी, बिकॉज बिना स्पीड वेलोसिटी को पढ़े हम पूरा काइनेमैटिक्स पढ़ेंगे ही कैसे, अगर हम उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज ही नहीं पढ़ेंगे तो. स्पीड एंड वेलोसिटी कैन रेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ position of an object with time is called speed. Rate of change of position of an object with time is called speed. अब इसमें 3 स्पीड की नॉर्मली हम बात किया करेंगे. यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड इज रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. कि जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया, आप यहाँ से दिल्ली तक गए, आपने जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया, नॉट डिस्प्लेसमेंट, जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, दैट विल बी एवरेज स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड इज अ मोर इंपॉर्टेंट टर्म इन फिजिक्स. इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है? कि आप 2 पॉइंट्स के बीच में जा रहे हो, से आप ए से बी तक जा रहे हो एंड यू आर फॉलोइंग एनी पाथ. कि आप ए से बी तक किसी भी पाथ से जा रहे हो, ये डिस्टेंस अगर एस है और टाइम टी लगा, तो हम कह देते हैं एवरेज स्पीड इज एस बाई टी. अगर हम इस पाथ से जाते, डिस्टेंस ट्रैवल्ड S1 होता, तो हम कह देते हैं एवरेज स्पीड इज S1, टाइम लगता है T1, तो इट्स S1 बाई T1. इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या एक पर्टिकुलर जगह पे. कि आप यहां से दिल्ली जा रहे हो, वो स्पीड नहीं पूछी, एक पर्टिकुलर पॉइंट. मैं आपको एक जगह बताऊं कि जब आप उस जगह से क्रॉस किए तो आपकी स्पीड कितनी थी. या मैं आपसे बोलूं आप यहां से दिल्ली जा रहे हो, तो मेरे को बताओ जब 12:05 और 1 सेकंड थे तो जो आपकी स्पीड थी, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस. की एक पर्टिकुलर जगह पे या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे. तो उसको हम फिजिक्स में जो रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैलकुलस मेथड, dx by dt. dx by dt का मतलब होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे स्पीड कितनी है इस जगह पे, तो ये छोटा सा डिस्टेंस dx ट्रैवल करने में अगर टाइम dt लग रहा है, तो भी से स्पीड इज dx अपॉन dt. ये छोटा सा डिस्टेंस, इसको dx को कवर करने में इतना टाइम लिया, तो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम. और यूनिफॉर्म स्पीड की कल डेफिनेशन क्या बताई थी? If a body covers equal displacements, equal distances in equal intervals of time, लास्ट में क्या लिखना था? However small that time interval may be. कि एक मतलब वो एक 0.2 0.1 सेकेंड में, 0.01 सेकेंड में छोटे से छोटा टाइम लो, तो अगर डिस्टेंस ट्रैवल सेम ही आता है पाथ पे, then we can say that speed is uniform. So you can write it is
पहले लिख लो एवरेज स्पीड, या पहले स्पीड की प्रॉपर्टी लिख लो. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. Speed is a scalar quantity. Thus, it has always positive values. Speed is a scalar quantity. Thus, it has always positive values. अब स्केलर है तो टाइम के साथ बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है. स्पीड तो कम हो सकती है ना, डिस्टेंस कम नहीं हो सकता. ये थोड़ी आपने अगर एक बार एक स्पीड से चलना शुरू कर दिया तो आप उससे कम नहीं कर सकते. सो स्पीड कैन इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट विद टाइम. Speed can increase, decrease or remain constant with time. Speed can increase, decrease or remain constant with time. First you write average speed. Average speed. It is the ratio of total distance traveled by the body. It is the ratio of total distance traveled by the body to the total time in which that distance is traveled. It is the ratio of total distance traveled by the body to the total time in which that distance is traveled. That is, V average is equal to total distance over total time. V average is equal to total distance upon total time. Instantaneous speed. Instantaneous speed. Speed of the body at one particular instant. Instant मतलब एक particular time. Speed of the body at one particular instant or at one particular point in the path. Speed of the body at one particular instant or at one particular point in the path. Or at one particular point in the path. Mathematically, instantaneous speed is v is equal to dx per et. स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस, एवरेज या कोई और बोलो स्पीड? स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस, वो उस इंस्टेंट पे बता रहा होता है. स्पीडोमीटर मेजर कैसे करता है स्पीड आपकी? व्हीकल चल रहा है तो हाउ इट मेजर्स द स्पीड? जैसे एक बारी क्वेश्चन आया था नीट में कि उन्होंने कहा कि R15 टायर्स की जगह जो मैन्युफैक्चरर के थे आपने R16 टायर्स लगा लिए, तो आपका जो स्पीडोमीटर है वो ज्यादा स्पीड शो करेगा या कम एक्चुअल से? R15 R16 का मतलब होता है दैट टॉक्स अबाउट द साइज ऑफ द टायर. 16 मतलब बड़ा टायर, 15 मतलब छोटा टायर. सो इंचेस में रेडियस दिया होता है कि रेडियस इज 15 इंचेस और रेडियस इज 16 इंचेस. तो टायर चेंज करने से स्पीडोमीटर की रीडिंग में क्या फर्क पड़ेगा? डिस्टेंस जल्दी कवर होगा बिकॉज़ रेडियस बढ़ रहा है तो सर्कमफ्रेंस. हाउ इट मेजर्स द स्पीड, पहले ये क्या कंसेप्ट क्या होता है? बिकॉज हम लेते हैं कि मैन्युफैक्चरर ने क्या किया कि उसने टायर के साथ एक वायर अटैच कर दी, तो टायर जितनी रोटेशंस पूरी करेगा वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड मेजर कर लेगा 2πr into n रोटेशंस. बड़ा टायर लगाया तो n रोटेशंस में डिस्टेंस तो ज्यादा ट्रैवल किया, तो वो तो अपने ओरिजिनल रेडियस के हिसाब से कैलकुलेशन करेगा. तो आपने डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल किया, स्पीड कम शो करेगा बिकॉज आपने बड़ा टायर यूज कर लिया था, तो आप n रोटेशंस में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो और वो अभी अपने पुराने छोटे टायर के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा है, तो वो कम स्पीड शो करता. So because it measures by the number of rotations of the wheel. Next is uniform speed. Speed is said to be uniform if
speed is said to be uniform if body travels equal distances in equal intervals of time, however small those time intervals may be. और इस पे बेस दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं. राइट दैट. फर्स्ट न्यूमेरिकल इज a body moves in a straight line path for time t. A body moves in a straight line path for time t. For first half of the time, speed is v1. For next half time, the speed is v2. Find average speed. For first half time, the speed is v1. For next half time, the speed is v2. Find average speed. बॉडी ए से बी तक जा रही है और उसको टाइम टी लगता है. आधा टाइम मतलब t/2. कि t/2 तक उसकी स्पीड v1 थी. फिर उसकी स्पीड v2 थी अगले t/2 के लिए. तो एवरेज अगर इसकी स्पीड v1 है और टाइम t/2 है तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम. और अगले t/2 में v2 इंटू t/2. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया? ये अगर s1 है, ये s2 है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज अपॉन टोटल टाइम. s1 इज upon t. That means arithmetic mean v1 plus v2 by 2 कि अगर फर्स्ट हाफ में स्पीड v1 है, नेक्स्ट हाफ में v2 है, तो एवरेज इज v1 plus v2 by 2. सेकेंड लिखो. A body travels a distance s. A body travels a distance s between 2 points such that a body travels a distance s between 2 points such that for first half of the distance speed is v1 and next half of the distance speed is v2. For first half distance the speed is v1, for next half distance the speed is v2. So find the average speed. अब हमें दिया है कि body travels a distance s दो पॉइंट्स के बीच में. आधा डिस्टेंस पहले आधे डिस्टेंस में स्पीड है v1, अगले आधे डिस्टेंस में स्पीड है v2. तो एवरेज स्पीड कितनी? टाइम टेकन फॉर फर्स्ट s/2 कितना होगा? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम फॉर सेकेंड हाफ डिस्टेंस एवरेज स्पीड की टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस तो है s और टोटल टाइम इज t1 plus t2. That means s upon
So average speed is 2v1 v2 upon v1 plus v2. 2v1 v2 upon v1 plus v2. अब इन दोनों कंसेप्ट्स को मैं मिक्स करता हूं. So you can write third question. A body travels in a straight line such that for first half distance the speed is v1, the remaining distance is covered with speed v2 for first half time and v3 for next half time. With speed v1 for first half time and v3 for next half time. ऐसे समझो. मान लो बॉडी ने ए से बी तक जाना था. पहला आधा डिस्टेंस, इसकी स्पीड है v1. फिर उसके बाद कार जो बच गया उसमें आधा टाइम v2 और आधा टाइम v3. मतलब अगर मैं इसको लेता हूं, यहां पे t इज इक्वल्स टू 0 से शुरू हुई, यहां पे पहुंची से आफ्टर टाइम t, इधर पहुंचने में टाइम लगा t प्लस कैपिटल T. तो अगर मैं पूछूं C से B तक जाने में कितना टाइम लगा? कैपिटल T. तो कैपिटल T का आधा टाइम मतलब t/2. t/2 टाइम के लिए उसकी स्पीड है v2 और अगले t/2 में v3. इधर v2 इधर v3. तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा? अगर टाइम t/2 के लिए उसकी स्पीड v2 है तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज v2 इंटू t/2 और अगला डिस्टेंस इज v3 इंटू t/2. तो हमने बताना है इस पूरे रीजन में एवरेज स्पीड कितनी है. एवरेज स्पीड ए से बी तक. पहले ये देखो जो डायग्राम है, अभी तक जो इंफॉर्मेशन लिखी है समझ में आ रही है? इतना समझ में आ रहा है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है? अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था? अच्छा, S2 प्लस S3 मिला के कितना है? कैपिटल T. S2 प्लस S3 टाइम का S/2, बिकॉज आधा डिस्टेंस S/2 था तो बाकी दोनों पे मिला के S/2 ही बनेंगे. S2 प्लस S3 मिला के जो होंगे दैट विल बी हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस. मतलब v2 इंटू t/2 प्लस v3 इंटू t/2 इज S/2. तो 2 कैंसिल कर दो डिनोमिनेटर में से. t किसके इक्वल आ गया? S अपॉन v2 प्लस v3. स्मॉल t किसके इक्वल होगा? A से C जाने का टाइम. A से C तक डिस्टेंस कितना है? S/2. स्पीड कितनी है? तो टाइम लगा S/2 v1. अब फॉर्मूला लगा दो. एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल टाइम कितना है A से B जाने का? T प्लस कैपिटल प्लस T. और स्मॉल t इज S/2 v1, कैपिटल T इज S अपॉन v2 प्लस v3. So average speed is
हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, देख लेना एक बारी कैलकुलेशन में। ठीक है, 2v1 v2 प्लस v3 ओवर 2v1 प्लस v2 प्लस v3। समझ में आया कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर हमने कैपिटल टी को इंट्रोड्यूस क्यों किया? हम सीधा उसको t/4 भी तो लिख सकते थे। ना, नहीं लिख सकते। हमें ये नहीं दिया ए से सी जाने तक टाइम हाफ लग रहा है, ए से सी डिस्टेंस हाफ है, टाइम तो हमें पता ही नहीं कितना लगेगा। मैंने ये नहीं कहा कि s/2 आधे टाइम में कवर किया, अगला s/2 बाकी आधे टाइम में किया। मैंने कहा s/2 के लिए स्पीड v1 है, अगले s/2 डिस्टेंस में अगर टाइम t लगता है तो आधे टाइम के लिए v2, आधे टाइम के लिए v3। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट लिखो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन रेट ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना। जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम बोलेंगे दो तरह की एक्सेलरेशन होती है, एक जो मैग्नीट्यूड चेंज करती है और एक जो डायरेक्शन चेंज करती है। बिकॉज वेलोसिटी दोनों केसेस में चेंज हो सकती है ना, कि मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो। अभी क्योंकि हम मंडी बढ़ रहे हैं तो हम डायरेक्शन चेंज की बात नहीं करते, तो हम सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लेते हैं। अदरवाइज हम लेते हैं कि जो मैग्नीट्यूड चेंज करेगी दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और जो डायरेक्शन चेंज करेगी दैट विल बी कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन। तो अभी वन डायमेंशनल मोशन है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो रेडियल एक्सेलरेशन हमेशा जीरो ही मान के चलेंगे। So you can write acceleration. It is rate of change of. It is the rate of change of velocity of the body. It is the rate of change of velocity of the body with respect to time. अच्छा, स्केलर है वेक्टर है? वेक्टर। डायरेक्शन क्या होती है? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? आपसे कोई 9th का स्टूडेंट पूछ ही लेता है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, तो क्या बताओगे उसको? स्कूल खुलेंगे तो छोटे बच्चे आपको देखेंगे कि नॉन मेडिकल या मेडिकल के स्टूडेंट है, इनकी तो साइंस बहुत स्ट्रांग होगी, तो उसको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बतानी है तो क्या बताओगे? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, मैंने एक पेन को ड्रॉप किया, हाथ में पकड़ा हुआ था, उसको ड्रॉप कर दिया, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड्स। एक्सेलरेशन? डाउनवर्ड्स। मैंने पेन को ऊपर फेंका, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? अपवर्ड्स। अपवर्ड। एक्सेलरेशन? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड। अब ऑपोजिट है, तो क्या बताओगे डायरेक्शन? मैं अभी 1D की बात कर रहा हूँ सिर्फ। दोनों केसेस में डिफरेंस देखो। जब मैंने ड्रॉप किया था और बॉडी नीचे गिर रही थी, वेलोसिटी बढ़ रही थी कम हो रही थी? ड्रॉप करने पे वेलोसिटी बढ़ती है या कम होती है? जब बढ़ती है। हाथ से ड्रॉप बढ़ती की है। थी तो वेलोसिटी जीरो थी, जैसे जैसे नीचे जा रही है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो नीचे जाने से वेलोसिटी बढ़ रही है, ऊपर फेंका तो कम होती है। कम। हो गया क्लियर 1D के लिए। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं, अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, उसको आप रिटार्डेशन कह देते थे पहले। या आप सिंपल कह सकते हो कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो चेंज इन वेलोसिटी की है, ये फिर 1D 2D 3D सब में लग जाता है। बट अभी के लिए आप 1D की बात करें तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, कम होगी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो यू कैन राइट acceleration is rate of change of velocity with respect to time
It is a vector quantity. It is a vector quantity and its direction is same as that of change in velocity, and its direction is same as that of change in velocity. In one-dimensional motion, if velocity increases, velocity and acceleration are in same direction. Velocity and acceleration are in same direction. And if velocity decreases, velocity and acceleration are in opposite direction. Velocity and acceleration are in opposite direction. Next, you write uniform acceleration. स्कूल में नॉर्मली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के क्वेश्चन आते हैं. कंपटीशन में दे कैन आस्क अबाउट वेरिएबल एक्सेलरेशन आल्सो. Uniform acceleration. Acceleration is said to be uniform if there is equal change in velocity in equal intervals of time, however small those time intervals may be. However small those time intervals may be. When body is moving with uniform acceleration, average acceleration and instantaneous acceleration are same. When body is moving with uniform acceleration, average acceleration and instantaneous acceleration are same. Average acceleration and instantaneous acceleration are same. नोट लिखो इसके नीचे. Positive and negative acceleration. Signifies positive and negative acceleration signifies only the direction of acceleration signifies only the direction of acceleration negative acceleration means that negative acceleration means that the direction which we are assuming to be positive means that direction which are assuming to be positive acceleration is oppositely directed to it. ये conceptual के आंसर हैं जो स्कूल में पूछते हैं. Acceleration is oppositely directed to it. Negative acceleration never implies retardation. Negative acceleration never implies retardation. Second point में लिखो. If velocity and acceleration
if velocity and acceleration are both positive or both negative. If velocity and acceleration are both positive or both negative. If velocity and acceleration are both positive and both negative, velocity will increase. Whereas if one is positive and other is negative, whereas if one is positive and other is negative, velocity will decrease. Because एक positive एक negative का मतलब है कि वो opposite directions में है. Third point लिखो. Decreasing acceleration never implies retardation. Decreasing acceleration never implies retardation. Because decreasing acceleration का मतलब क्या बताया था कल? Decreasing acceleration क्या होती है? जिस रेट से स्पीड बढ़ रही है उस रेट का कम होना. स्पीड अभी भी बढ़ ही रही है. 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी. मतलब पहले हर सेकेंड में स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही थी, अब 3 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है, पर वो अभी भी बढ़ ही रही है. So decreasing acceleration never means retardation. It only implies that. It only implies that the rate at which speed is increasing, the rate at which the speed is increasing, that rate decreases. Fourth point लिखो. Acceleration can change. Acceleration can change both magnitude as well as direction. Of velocity, both magnitude as well as direction of velocity. The acceleration which changes magnitude of velocity is called tangential acceleration. Tangential कहते हैं because it's always collinear with velocity. It's called tangential acceleration and is always collinear with velocity. Collinear का मतलब, if we say tangential acceleration is collinear with velocity, this means that थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 और 180, मतलब यहाँ तो पैरेलल या एंटी पैरेलल. It's called tangential acceleration and is always collinear with velocity. Because पैरेलल होगा तो velocity बढ़ेगी, एंटी पैरेलल होगा तो कम होगी, बट होगा यहाँ तो पैरेलल या एंटी पैरेलल. And the acceleration which changes direction, and the acceleration which changes direction is called radial acceleration. इसको कई बार आगे जाके हम सेंट्रीपिटल भी लिखा करेंगे. It's called radial acceleration and is always perpendicular to the velocity. And is always perpendicular to the velocity. And is always perpendicular to the velocity. Next is distance time graph. Or
डिस्टेंस टाइम ऑब्लिक ही कर लो, ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स, थोड़ा सा फर्क रहेगा बस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस इज प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस, टाइम ऑन द एक्स एक्सिस, दूसरे में हम डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे कि अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करता हूं तो जो उसकी स्लोप होगी दैट विल बी स्पीड। हमने 4 मेन केस करने होते हैं। अगर बॉडी एट रेस्ट है तो इसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज करेगी? नो तो बॉडी एट रेस्ट, तो इसका No, sir. डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन होगा। अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो मैं 3 तरह से ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना है और मान लो मैंने ये 3 ग्राफ बना दिए। स्लोप ऑफ इसको समझ लो, मैं लिखा दूंगा कल सारा। स्लोप क्या होती है, हम स्लोप ऑफ द ग्राफ कैसे निकालते हैं? अगर मैंने ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया तो इसका जो टाइम एक्सिस के साथ एंगल बनेगा थीटा, और स्लोप को मैं लिखूंगा tan थीटा। ये स्पीड की वैल्यू बताता है। तो अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो थीटा कांस्टेंट रहना चाहिए। बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। मेरे को इन तीनों में फर्क बताओ क्या है। ए ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए ग्राफ बेसिकली शो कर रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कितनी है। ए ग्राफ में t इज इक्वल टू 0 पे x कितना है जब टाइम 0 है, बिकॉज ओरिजिन इज x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। जब t की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू x नॉट है। एक्स नो मतलब बॉडी ओरिजिन से शुरू नहीं की, थोड़ा आगे से शुरू हुई है। ओरिजिन किसी को भी मान सकते हो। मान लो इसका मतलब यह है कि अगर ये ओरिजिन है तो बॉडी पहले से ही यहां पे थी। t इज इक्वल टू 0 पे वो ओरिजिन पे नहीं थी, वो थोड़ी आगे से शुरू कर रही है और फिर कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करती है। सेकेंड ग्राफ शो कर रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी ओरिजिन पे है और फिर कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है। ये ए का ग्राफ है। बी इसका ग्राफ है कि इनिशियली ओरिजिन पे है और कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही है। सी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सी ग्राफ स्पीड 0 थी बट पोजीशन चेंज नहीं है ना, स्पीड तो टी तीनों में नॉट सेम है। सर, पोजीशन चेंज नहीं, टाइम कर का रहा है था। कि बॉडी t इज इक्वल टू 0 पे मूव करना शुरू नहीं की। सी T ग्राफ नॉट शो पे कर रहा है कि बॉडी थोड़ी देर के बाद मूव करना शुरू की है। t से t नॉट तक c की डिस्टेंस ट्रैवल 0 है, तो बॉडी पहले थोड़ी देर रुकी थी और थोड़े टाइम के बाद मूव करना तो ये ओरिजिन से शुरू की, पर t इज इक्वल टू 0 पे शुरू नहीं की, थोड़े टाइम के बाद शुरू की है। अब अगर मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ बोलूं आपको, तो स्पीड बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? ये कांस्टेंट रिटार्डेशन का लास्ट। मेरे को बताओ, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है
तो एक्सेलरेटिंग बॉडी का मतलब क्या होता है? स्पीड बढ़ेगी टाइम के साथ, और स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्लोप से। तो स्लोप बढ़नी चाहिए, इनिशियली स्लोप कम और फिर स्लोप ज्यादा। स्लोप था ये एंगल टाइम एक्सेस के साथ, तो पहले ही एंगल कम और फिर ये एंगल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया, जैसे बाद में ये एंगल ज्यादा हो गया। तो ये सिग्निफाई करता है कि बॉडी की स्पीड बढ़ रही है। अगर मैंने शो करना हो कम हो रही है तो पहले एंगल ज्यादा और बाद में कम। यस सर। So this is constant retardation. So इसमें भी मैं बाकी ग्राफ भी बना सकता था, यहाँ ऊपर से भी शुरू कर सकता हूँ। उसका मतलब तो यही होगा कि रीजन से शुरू नहीं करी, थोड़ी आगे से शुरू की है बॉडी मूव करना। पर आपको ये चारों ग्राफ्स बिल्कुल याद होने चाहिए कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, कांस्टेंट रिटार्डेशन का कैसे बनेगा, यूनिफॉर्म स्पीड का कैसे बनेगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक फर्क होता है। अगर मैं इसकी जगह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाता, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता ही है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकती है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। जैसे मैं आपको बोलूं, मेरे पास एक बॉल है, मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, तो इसका और नीचे गई और वापस थोड़ा सा ऊपर आई, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। यहां से फेंका था, पहले ग्राउंड तक गई, फिर ग्राउंड से बी तक आई और फिर नीचे चलेगी। बस यहां से ए से बी तक का ग्राफ प्लॉट कर दो। जंप करने लगी पर हमने ए से बी तक का ग्राफ बनाना है, डिस्टेंस टाइम। तो मेरे को बताओ, जब वो ए से बी जा रही है उसकी स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है? जब बॉल ए से बी नीचे जा रही है स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। तो स्लोप एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाऊं रिटार्डेशन का बनाऊं? एक्सेलरेशन का ग्राफ के रिटार्डेशन का? जो बॉडी नीचे जा रही है वो एक्सेलरेट कर रही है या रिटार्ड कर रही है? स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेट या रिटार्ड? क्या हो गया? बॉडी नीचे गिरेगी, स्पीड बढ़ रही है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं रिटार्डेशन बोलते हैं? आपको सुन नहीं रहा है, आप जवाब नहीं दे रहे। नीचे जाने वाली बॉडी एक्सेलरेटिंग बॉडी होती है रिटार्डिंग होती है? हे भगवान, क्या बनेगा तुम्हारा? अगर आप मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते ना कि नीचे जाने वाली बॉडी एक्सेलरेटिंग बॉडी है या रिटार्डिंग बॉडी है, तो 30 सितंबर तक टाइम है, स्ट्रीम चेंज कर लो, आर्ट्स या कॉमर्स में चले जाओ। एक बॉडी को मैंने छोड़ा, इनिशियल स्पीड उसकी कितनी है जब मेरे हाथ से छूटी? यू 0। 0 नीचे जा रहा है तो बढ़ रही है कम हो रही है? स्पीड बढ़ बढ़ रही रही है। है। तो एक्सेलरेशन ही है ना वो। यस तो एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा बनता है? अपवर्ड कर्व। ये अभी बनाया था एक्सेलरेशन का ग्राफ। फिर ये ग्राउंड पे पहुंच गई और ऊपर जाने लग गई है। ए से शुरू हुई थी, वो जी तक पहुंच गई। अब इसके बाद उसने ऊपर जाना है, तो जब वो जी से बी तक जाएगी एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन है? रिटार्डेशन। बिकॉज अब स्पीड कम होगी। तो एक ग्राफ बना दो ऐसे, इसके आगे अगला ग्राफ बना दो। पहले ए से जी तक एक्सेलरेशन है, फिर जी से बी तक रिटार्डेशन है। मैं अगर इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाने के लिए कहता तो ए से बी तक तो कोई चेंज नहीं आता। अगर मैं आपको इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाने के लिए कहूं तो ए से बी तक ऐसे ही बनना था, ग्राउंड ए से जी तक।
इसके बाद जब बॉडी ऊपर आना शुरू होगी तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है कम हो रही है? डिस्प्लेसमेंट कम। कम, और स्पीड वो वो भी भी कम। कम। तो ये जो ग्राफ आपने ऐसे ऊपर की तरफ बनाया था इसको हम नीचे की तरफ बनाएंगे। ये वाला ग्राफ जो ऊपर बनाया था, मतलब बहुत आसान होता है, आप ऐसे इमेजिन करो, यहाँ पे मैंने एक मिरर रख दिया, तो इसकी मिरर इमेज बना दो नीचे। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे मिरर रखूं तो उसकी इमेज ऐसी ही बनेगी। इसकी ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गई। सो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है तो वो ऐसा बनेगा कि पहले बढ़ रही है और फिर कम हो रही है। ठीक है, आप अभी सिर्फ बेसिक ये देखो, ये चारों ग्राफ समझ में आ रहे हैं कैसे बनाए हैं? इसको लिखा दूंगा मैं कल। ग्राफ देखो समझ में आए हैं कैसे बनाए हैं? एक्सेलरेशन का ग्राफ है तो स्लोप को बढ़ाना है, रिटार्डेशन का ग्राफ है तो स्लोप को कम करना है, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमेशा बढ़ता ही है, इसको कभी हम नीचे नहीं ला सकते। ये ग्राफ कभी भी नीचे की तरफ नहीं आएगा, हमेशा बढ़ता ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा ये ग्राफ अगर डिस्टेंस टाइम है। डिस्प्लेसमेंट टाइम वाला ग्राफ ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमेशा बढ़ता ही है। सो ये चार ग्राफ थोड़े से समझ के देखना, एंड कल इसको लिखते हैं सारे पार्ट को फिर, बिकॉज दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आ सकता है कि ग्राफ पे बेस्ड।